यशपाल हिंदी साहित्य के बड़े महत्वपूर्ण लेखक है और साम्यवादी लेखक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा जो जिला है वहां पर ग्रहण की। बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। आप जानते हैं कि विभाजन से पूर्व लाहौर भारत का ही हिस्सा था, तो स्वाभाविक है पंजाब से पाकिस्तान बड़ा नजदीक है और वहां लाहौर जाना वहां उस समय पढ़ने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। फिर भगत सिंह, सुखदेव जैसे लोगों से उनका परिचय हुआ और स्वाधीनता संग्राम में भी वे जुड़े रहे, जेल भी गए और 1976 में उनका देहांत हुआ। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, यानी आम आदमी के जीवन के संबंधों, उसके दर्द, उसकी पीड़ा जो है उनके लेखन में जो है नजर आती है। यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं हैं। यानी समाज में जो विषमता है, आर्थिक, सामाजिक, जातिगत, राजनीतिक के नाम पर लोग जो झूठ बोलते हैं और जो रूढ़ियां प्रचलित है और रूढ़िया का जो पालन किया जाए, रूढ़िवादी लोग जो है उसका विरोध उन्होंने उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह गुलिया, फूलों का कुर्ता, ये प्रमुख कहानियां हैं। इनका एक उपन्यास है झूठा सच, और इस झूठा सच नामक उपन्यास में जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो त्रासदी है, जैसे कई सारे लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर इधर आना पड़ा, बहुत सा अन्याय भी हुआ, बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और ये जो एक त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी, वो उसका उल्लेख, उसका बड़ा मार्मिक वर्णन इस उपन्यास में है। अमिता, दिव्या, पार्टी कमरेड, दादा कमरेड, मेरी तेरी उनकी बात, ऐसे उनके उपन्यास भी है प्रमुख। अब यहाँ पर जो पाठ हम पढ़ रहे हैं, वैसे यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य ये साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। यानी मूलतः उद्देश्य उनका इस पाठ का ये लिखना था कि आजकल जो कहानीकार है, नए नए कहानीकार, वो बिना किसी कथ्य के, बिना किसी प्रसंग के कहानी गढ़ लेते थे और अपने आप को बड़ा कहानीकार कहते थे। ऐसे उन लोगों पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने इस पाठ को लिखा था। परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में भी इसको पढ़ा जा सकता है। यानी मुख्यतः ये पूरा का पूरा पाठ एक ही यहाँ पर उद्देश्य उनका था लिखने का, कि जो आजकल नए कहानीकार है, बिना किसी गंभीर प्रसंग के कहानियां बनाने में जो जुड़ जाते हैं, तुरंत कुछ सोचकर, जिसमें किसी प्रकार का साहित्यिक चिंतन नहीं है, उन पर व्यंग्य करना था। लेकिन एक अलग रूप में इसको भी देखा जा सकता है कि उस समय जो पतनशील सामंती वर्ग है, यानी सामंत थे, बहुत अमीर थे, लेकिन अब धीरे धीरे समय ऐसा आया कि उनकी सामंती चली गई, नवाबी उनकी चली गई, लेकिन फिर भी वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली के आदी हो गए थे। यानी सच्चाई कुछ और है लेकिन दिखाते कुछ और है, और ऐसे दिखावे की जिंदगी जीने वाले लोगों पर इस तरह का व्यंग्य एक स्वतंत्र रचना के रूप में इसमें हम देख सकते हैं। और आज भी हमारे आसपास इस तरह की परजीवी संस्कृति, यानी वास्तविकता कुछ और है, दिखाते कुछ और है, इस तरह के लोग आज भी हम देख सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि हमने रहीम के दोहे पढ़े थे 7वीं कक्षा में, याद है क्या आप लोगों को? रहीम के दोहे किसी को याद है 7वीं के? बोल के दिखाओ तो, कोई दोहा याद है? यस सर। बोलो। जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो। अच्छा, कौन बता रहा था? आदित्य। आदित्य। बेटा दोहा तो ये है, लेकिन ये रहीम का नहीं है ना, ये कबीर का है। ओके, आप लोगों के कैमरे क्यों बंद हो गए?
बोलो कैमरे क्यों बंद हो गए हैं सबके? हाँ, और कोई बताएगा दोहा? रहीम के दोहे भूल गए आप? सरोवर फल नहीं खात है, सरवर पिय तन पान, रहे कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सची जान। याद है? जो रहीम संपत्ति संगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। आता है याद? और उसी में एक दोहा है, देखो, थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करी पाछिली बात। याद है क्या? आ रहा है याद? यस सर। यस सर। है ना? यस सर। कि थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरा। क्वार यानी अश्विन का महीना जो होता है, अश्विन के महीने में जो बादल आते हैं वो केवल गहराते हैं, आते हैं, उमड़ते हैं, लेकिन बरसते नहीं है, केवल गरजते हैं। और ऐसे गरजने वाले बादल जो बरसते नहीं है, उनको लेकर और उनका उदाहरण देकर यहाँ पर रहीम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे ही वो लोग भी हैं जो क्या करते हैं, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछिली बात। यानी एक समय था कि जो लोग धनी थे, लेकिन आज वो धनी नहीं है, आज वो निर्धन हो चुके हैं, आज उनके पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जो पूर्व समय की जिस तरह की उनकी नवाबी है, जिस तरह का रहन सहन है, आज भी छूटता नहीं है, और अपना प्रभाव जमाने के लिए लोगों पर पिछली बातें करते हैं कि हाँ, हमारा ऐसा राज दरबार था, इस तरह से हमारा जीवन जी रहे थे हम, हमारे इतने घोड़े थे, ये तांगे थे, ये सवारी थी, ये था, वो था। जबकि आज पैदल चलना भी उनके लिए बड़ा भारी हो जाता है, छोटी मोटी सवारी भी उनको कोई मिल नहीं पाती है। तो तात्पर्य क्या कि बदलती हुई स्थितियों में वास्तविकता से बेखबर होते हुए या उसको जानते हुए भी लोगों से उस सच्चाई को छुपाने वाले जो लोग हैं, ऐसे वर्ग पर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है? यानी बदली हुई परिस्थिति को स्वीकार कर उसके अनुसार अपने व्यवहार को बदल लेना, इसमें समझदारी है। लेकिन जो लोग नहीं बदल पाते और उसी पुराने ढंग में ढलते रहते हैं और उसके कारण फिर लोगों की हंसी का पात्र बनते हैं, ऐसे ही यहाँ पर एक नवाब साहब है जो हंसी का पात्र बन रहे हैं। ठीक है? आपको स्क्रीन पर पूरा लेसन दिख रहा है मेरे स्क्रीन पर? यस सर। हाँ। यस सर। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यानी जो शयन यान होता है सेकंड क्लास का, उसमें ज्यादा दाम भी लगता है और साथ में दूर ज्यादा जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के बारे में सोचे, और इसलिए इस उद्देश्य से उन्होंने खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख लेने का, लुत्फ उठाने का विचार भी उनके मन में आया और टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। है ना? मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन, मुफस्सिल यानी जो आसपास के दो स्टेशनों के बीच में जो ट्रेन दौड़ती है उसे मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन जो है वो कहा गया है। ठीक है? अब स्टेशन पर आए, गाड़ी छूट रही थी और सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जो है लेखक जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी प्रतिकूल, प्रतिकूल शब्द का अर्थ जानते हो? कोई नहीं जानता? प्रतिकूल यानी विरुद्ध, यानी अनुमान जैसा उन्होंने लगाया था उसके बिल्कुल विपरीत। डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन नहीं था मतलब पूरी तरह से खाली नहीं था, सुना नहीं था,
कोई थे वहां पर लोग, एक बर्त पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के, लखनऊ की नवाबी नस्ल, नस्ल यानी जाति, लेकिन यहाँ पर जाति नहीं, लेकिन नवाब की तरह देखने वाले एक तरह से एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। पालथी मारे बैठे मतलब आराम से पैर ऊपर करके, जैसा हम खाना खाने के लिए वगैरह बैठते हैं जमीन पर, उस तरह बैठे थे वहीं सीट पर, बर्थ पर। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। यानी जैसे ही लेखक अंदर घुसे, आराम से वो बड़े बैठे थे, सामने जो तौलिया रखा था उस पर दो ताजे चिकने खीरे भी रखे थे, लेकिन लेखक को देखते ही सहसा कूद जाने, सहसा यानी अचानक, अचानक जैसे हम डिब्बे में कूदे तो उन सज्जन की आंखों में असंतोष नजर आया। और ये असंतोष क्यों आया? एकांत चिंतन में विघ्न यानी बाधा, मानो वो एक तरह से जो चिंतन करना चाहते थे अकेले बैठकर, भीड़ भाड़ से बचकर, लेकिन अब लेखक पहुंच गए हैं वहां तो एक तरह से भीड़ हो गई और इसलिए असंतोष उनके मन में था। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने में संकोच हो। अर्थात क्या कि लेखक ने सोचा ठीक है, असंतोष इनके आंखों में है तो है, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि इन्होंने भी सोचा होगा कि अकेले बैठकर आराम से जाएंगे तो कहानी के लिए कोई विषय सोचते रहेंगे, नई कहानी की चिंता में ये भी हो। या इनके असंतोष का दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और नवाब साहब को मैं किसी खीरे जैसी अपदार्थ, अपदार्थ यानी बिल्कुल छोटी सी मामूली चीज, खीरा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सामान्य सी वस्तु है, और ऐसी सामान्य सी खीरे जैसी वस्तु का शौक फरमाते हुए नवाब साहब को कोई शहर का नागरिक देख ले, ये एक तरह से उनको संकोच महसूस हो रहा होगा, हेजिटेशन महसूस हो रहा होगा, इसलिए उनके आंखों में जो है असंतोष शायद दिख रहा होगा। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी हम सफर जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं, बातचीत का सिलसिला बढ़ता है तो जो संगत बढ़ती चली जाती है, ऐसी कोई भी संगत दिखाने का उत्साह, साथ दिखाने का उत्साह या एक तरह से साथ साथ होने का कोई एहसास जताने की कोशिश नवाब साहब ने नहीं की। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अच्छा, आप हमसे संगति नहीं करना चाहते तो हम क्यों करें? हमने भी अपने बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, हम भी कुछ उनसे बात नहीं किए। खाली बैठे कल्पना करते रहना पुरानी आदत है। खाली यानी खाली बैठना। लेखक का कहना है कि खाली थे, कल्पना कर रहे थे, सोच रहे थे कि नवाब साहब की असुविधा क्यों होगी, क्यों उनको संकोच लग रहा होगा, क्यों इस तरह से वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, सामने ही बैठे थे। फिर लेखक ने अनुमान लगाया कि संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। यानी जिस क्लास में वो सफर कर रहे थे वो क्लास एक तरह से आम आदमी सफर करता है, और नवाब साहब एक तरह से खास है या अपने को समझते हैं, और ऐसा होकर इस तरह के सेकंड क्लास में वो सफर कर रहे हैं, ऐसा किसी शहरी के द्वारा देखा जाना उनको अच्छा न लगा हो। उन्होंने भी सोचा हो कि ऐसे अकेले यात्रा करे, किफायत का विचार न करते हुए सेकंड क्लास का टिकट भले खरीदा होगा, लेकिन किसी शहरी आदमी के सामने अब अरे नवाब साहब भी मंझले दर्जे में सफर करते हैं क्या, इस तरह देख लिया तो एक संकोच उनको हो रहा होगा। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे भी खरीदे होंगे, और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए? खीरे खरीदे तो होंगे, सोचा होगा कि चलो खीरा, बेचने वाले भी बोलते हैं ना, चलो खीरा टाइम पास करके, यानी समय बिताने के लिए एक तरह से खीरा खरीदा। लेकिन अब खीरे जैसे ऐसी सामान्य वस्तु का शौक और
उनसे परिचित नहीं है, शहर का है। नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कनखियों से देखना, कनखियों से देखना यानी लेखक तो बैठे थे सामने वाली सीट पर, आंखें चुराए, उनकी ओर देख भी नहीं रहे थे, फिर भी देख रहे थे। कैसे देख रहे थे? कनखियों से देख रहे थे। तो कनखियों से देखना, कनखियों से देखना यानी तिरछी नजर से देखना। तिरछी नजर से देखना, करेक्ट। तो तिरछी नजरों से बीच बीच में देख भी रहे थे उनको। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर भी देख रहे थे, बाहर की स्थितियां देख रहे थे। फिर नवाब साहब ने ही एक तरह से बात करने की, ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज है कि भाई नमस्कार, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब ने पूछा, क्या आप खीरा खाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। यानी जो नवाब साहब पहले संगत के लिए कोई उत्साह नहीं दिखा रहे थे, और अब सीधे बात भी करने लगे और अपने खान पान में हमें शरीक कराना चाहते थे एक तरह से, या जो उनके पास है वो हमें साझा करना चाहते थे, हमारे साथ हमें देना चाहते थे। ये उनका जो भाव परिवर्तन या उनका व्यवहार परिवर्तन जो हुआ वो उतना अच्छा नहीं लगा। भांप लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकत में लतेड़ लेना चाहते हैं। यानी खुद तो खीरे खा रहे हैं, खुद मामूली काम कर रहे हैं या मामूली सी चीज खा रहे हैं, और हमें भी उसमें लतेड़ना चाहते हैं। इसलिए हमने भी जवाब दे दिया कि शुक्रिया, कि भला शौक फरमाइए, आप फरमाइए, आप खाइए। बड़ा बड़ा धन्यवाद है आपको कि आपने हमें पूछा, लेकिन हम नहीं खाना चाहते। यानी अब लेखक जो है वो भी अपने आत्मसम्मान में है कि नहीं नहीं, हम क्यों खाएंगे। मतलब जैसे लेखक अपने लिए, उनके लिए सोच रहे थे, नवाब साहब के लिए, किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, तो अब एक तरह से नवाब साहब के सामने खीरा मैं भी कैसे खाऊं, इस तरह से वो सोच रहे थे। और नवाब साहब हमें भी उनकी तरह उन्हीं के स्तर पर ले जाकर मामूली सी चीज खीरे जैसी खिलाना चाहते हैं, और मामूली लोगों के साथ साथ हमें भी उसकी गणना में लाना चाहते हैं। शायद ऐसा उन्होंने सोचा और कहा कि शुक्रिया, हम नहीं खाना चाहते, आप खाइए। फिर नवाब साहब ने एक पल खिड़की से बाहर देखा, गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछाया। हमने देखा कि तौलिया था, तौलिए पर खीरे रखे थे। अब तौलिया उठाया, उसको झाड़ा, झटका और सामने फिर से बिछाया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। अब आप लोग मुझे बताओ तो, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। बोलो। संयुक्त वाक्य। कौन सा है? कौन सा है? संयुक्त वाक्य। ठीक है। और जेब से चाकू निकाला? सरल। बिल्कुल सरल। ठीक है। तो उन्होंने अब खीरा खाने की तैयारी शुरू की। उनको तौलिए को झाड़ा, खीरों को धोया खिड़की से बाहर, फिर उसको तौलियों से पूछ लिया। फिर अब जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिर काटे और झाग निकाला जाता है, मतलब कुछ कड़वाहट उसमें होती है तो वो निकल जाती है, इसलिए। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, एहतियात शब्द का मतलब जानते हो? एहतियात। आप लोगों को एहतियात के तौर पर अभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मतलब सिचुएशन। सावधानी 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 सावधानी। फिर खीरों को बहुत ही सावधानी से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते। करीने से यानी बहुत व्यवस्थित रूप से, यानी पहले छीलकर उनको काटा और काट कर बड़े व्यवस्थित रूप से, अत्यंत
सुंदर तरीके से जो है तौलिए पर एक तरह से सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया वो भी तुरंत साथ में दे देते हैं। आप देखेंगे कि कई बार मूंगफली बेचने वाला साथ में नमक थमा देता है, नमक की पुड़िया। ठीक उसी प्रकार खीरा बेचने वाले भी नमक मिर्च की पुड़िया जो है, जीरा मिला हुआ नमक और पिसी हुई लाल मिर्च, ऐसी जो दोनों मिलाकर जो पुड़िया बनी वो खीरा लेने वालों के साथ थमा देते हैं। जो वहां खाते हैं उनके समक्ष वो तो उनको काट कर तैयार कर देते हैं, उसमें बुरका देते हैं वो। लेकिन जो एक तरह से पार्सल लेके जा रहे हैं कहीं सफर में वगैरह खाने के लिए, तो उनको खीरे के साथ साथ इस तरह की पुड़िया थमा देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों को जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरकना यानी छिड़कना, बुरकना यानी क्या, छिड़कना, ऐसे वो नमक और मिर्च छिड़का। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख धीरे खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। प्लावित होना यानी क्या, पूर्णतः भर जाना, है ना। जैसे जल प्लावन हो जाता है, जल प्लावन हो जाता है मतलब क्या, पूरी तरह से वो इलाका जो है पानी से भर जाता है। तो जिस तरह से वो कार्य कर रहे थे, खीरों का काटना, उनको करीने से रखना, उन पर जीरा नमक मिर्च मिलाना, उनकी भाव भंगिमा यानी उनके चेहरे की हाव भाव, उनके जबड़ों का स्फुरन, जबड़ों की हलचल, उससे स्पष्ट था कि इस पूरे कार्य में एक तरह से इतना कार्य करते हुए ही, ध्यान रखना अभी तक उन्होंने खीरे खाए नहीं थे, केवल खीरे सामने रखे थे, नमक मिर्च बुरका रहे थे, और इस प्रक्रिया में ही एक तरह से खीरे का रसास्वादन, खीरे का आस्वाद की कल्पना जो है एक तरह से उनके मुख से तो सबको जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियां रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। यानी बड़े अपने आप को नवाब कहते हैं, बड़े अमीर कहते हैं अपने को, और खीरे जैसी चीज लेकर आए हैं, और अब लोगों के सामने जब सच्चाई सामने आ रही है तो इतने सारे नाटक कर रहे हैं खीरे खाने के, असलियत पर उतर आए हैं। अब नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, यानी खीरा खाने से पहले ही पूछ लिया था, लेखक ने मना किया। फिर एक बार पूछा, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, यानी बड़े कोमल खीरे हैं, बड़े अच्छे हैं। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर, पनियाती यानी क्या, जिनसे पानी टपक रहा था, है ना। नमक उस पर जब बुरक दिया जाता है तो पानी उसका एक तरह से रिसाव होने लगता है, तो पानी टपकने लगा। तो पानी टपकती हुई उन खीरे की फांकों को देखकर, अब यहाँ मुंह में पानी जरूर आ रहा था, पानी मुंह में नहीं आता है, मुंह में पानी आता है, ध्यान रखना, गलत है यहाँ पर पुस्तक में, है ना। देखा आपने, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर, पानी मुंह में जरूर आ रहा था, या मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। यानी अब तो लग रहा था लेखक को भी खा ले, खाने की लालसा या चाहत उत्पन्न हो रही थी। मुंह में पानी आना यानी खाने की इच्छा उत्पन्न होना, लेकिन पहले बता चुके थे नहीं नहीं आप खाइए, हम नहीं खाएंगे। अब इनकार कर चुके थे, फिर अपनी बात से कैसे मुंह ये करें, कैसे इनकार करें, कैसे चुके, कैसे मुकरे। पहले ही मना कर चुके थे, अब मुकरना मुश्किल था, और इसलिए आत्मसम्मान को निभाना उन्होंने उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है और मैदा भी जरा कमजोर है, केवल शौक फरमाइए। लेखक ने उत्तर दिया कि देखिए, खीरे के उन फांकों को देखकर भले ही उनके मन में कितना ही लालच उनके प्रति उत्पन्न हो रहा था, खाने की इच्छा उत्पन्न हो रही थी, लेकिन अब नवाबी ठाट उनका भी निभाना जरूरी था।
अब एक लंबी श्वास उन्होंने ली और दीर्घ श्वास ली और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। ये इस तरह से नवाब साहब खीरा खाने लगे। जैसे खीरे की फांक एक उठाई, नाक तक ले गए, एक लंबी सांस ली, उसको सूंघा और फिर सूंघ कर मानो एक तरह से पानी जो आ रहा था मुंह में, उस पानी का एक घूंट गले से नीचे उतरा और फिर उस फांक को, खीरे की फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। यानी उनका खीरा खाने का तरीका यही था। खीरा उठाया, नाक के पास ले गए, सूंघा, एक तृप्ति का भाव चेहरे पर आया, उस तृप्ति में आंखें उनकी बंद हो गई और फिर खिड़की के बाहर उन फांकों को फेंक दिया। एक उठाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी भी थी सब इसी तरह से खीरे का आनंद, खीरे का रसास्वादन उन्होंने कर लिया। इस तरीके से खीरा उन्होंने खा लिया। ठीक है, आज यहाँ हम रुकते हैं।